ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इट मींस जब आप कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट लेते हैं और यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, then what are the risk involved in that, और how to incorporate that risk and uncertainty positions। मैंने पीछे 4 लेक्चर्स में आपको काफी कुछ बताने की कोशिश की, रिस्क के बारे में बताया। आई हैव टोल्ड यू अबाउट अनसर्टेनिटी, आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंट टेक्निक्स, जनरल टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स on the basis of which we can incorporate the risk in that, and then we will see that what is the result for that। तो अभी भी कुछ टेक्निक्स रहती हैं जो मुझे बतानी है। तो लेक्चर नंबर 5 में एक टेक्निक बताऊंगा, वो लेक्चर नंबर 6 में एक और टेक्निक बताऊंगा। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। मैंने आपको एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट भी बताया जो आपकी बीबीबी में दिया हुआ है, कैप्लॉन में नहीं है। फिर मैंने आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में काफी डिटेल में बताया, उसके वीडियोस दिखाए, उसके क्वेश्चंस कराए। और आज के इस लेक्चर के थ्रू में एक नई टेक्निक, सिनेरियो एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन, एक्सपेक्टेड की बातें करेंगे, नॉर्मल डेविएशन की बातें करेंगे, नॉर्मल कर्व की बातें करेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड आई विल बी डिस्कसिंग समवट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो कहते हैं जी आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लेक्चर जो हम करने वाले हैं 6, इट मींस मैं 2 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडिंग योर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्लियर कर दूंगा। क्योंकि ये चैप्टर ये जो चैप्टर नंबर 6 है ज्यादा हैवी नहीं है। हैवीनेस तो 4th में थी, हैवीनेस तो 5th में थी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। तो आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5 वी आर डूइंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क का मतलब होता है जब आप उस सिचुएशन का अनुमान लगा सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की इसमें इतना होगा, इसमें इतना रिस्क होगा, इसमें इतना रिस्क होगा। अनसर्टेनिटी का मीनिंग है कि आपने किसी चीज का अनुमान ही नहीं लगाया, अकस्मात हो गया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोविड आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोविड के बाद फिर रशिया यूक्रेन खत्म हुआ, भी आज 1 साल हो गया। मतलब द पॉइंट इज दैट दोज थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट एस्टिमेट, यू नो, that are named as uncertain। So as a finance manager, whenever you are evaluating a project, because it involves huge sum of money, it is the irreversible decision, it will affect the market price of a company। आप एसी से कर रहे हैं तो आप ये बताइए स्किल लेवल में हैं, आपके लिए इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी। तो आपको अपना रिस्क अनसर्टेनिटी चेक करना है एसीसी प्रोजेक्ट में, कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो, अगर ये पेपर डिफिकल्ट आ गया तो, अगर मैं लेट पहुंचा तो, इट मींस व्हाट कैन बी द डिफरेंट सिचुएशंस। भगवान ना करे ऐसा हो, बट द पॉइंट इज आपको नेगेटिव होकर, पेसिमिस्टिक होकर, कंजर्वेटिव होकर आपको कुछ सिचुएशन सोचनी पड़ेंगी और उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। इसलिए हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 6 एसीसीए स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9। बेटा चैप्टर 6 खत्म हुआ नहीं कि हम आगे बढ़े नहीं। इट मींस 50% सिलेबस मैंने कवर कर दिया अगर आपका चैप्टर नंबर 6 जैसे ही कवर हो जाएगा, because I have already covered so many other chapters which we have so many times discussed। मैंने कहा जी never stop on, always move on। रुकना नहीं है। आप बताइए नदी का पानी कभी रुकता है क्या? चलता ही रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तालाब का पानी रुक जाता है और उसमें उसको पीने के लिए यूज नहीं करते, बट वी यूज द रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो। इट मीन्स आपको भी ज्ञान लेते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, आगे चलते जाएंगे और आपको नई नई चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। आइए जी, इट मीन्स आफ्टर एसीसी यू हैव टू डू मोर, यू नो, और कोर्सेज करें, माइंड के कोर्सेज करें, मोटिवेशनल कोर्सेज करें, कोई नई लैंग्वेज सीखें। बेटे ये लाइफ बड़ी ही ज्यादा प्रीशियस है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आइए इन बातों के साथ मैं लेक्चर नंबर 5, उम्मीद रखता हूं कि आपने अपनी कमर सीधी रखी होगी और आप मेरे सामने इस समय बैठे हुए हैं। मैं भूपेश आनंद आज एक नई टेक्निक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। बट उस प्रोबेबिलिटी एनालिसिस से पहले मैं कुछ आपको हल्की फुल्की, क्या कहते हैं, लोहे को पहले गर्म करते हैं ना फिर चोट मारते हैं, तो मैं पहले आपको गर्म कर रहा हूं। मैं पहले कुछ बातें करूंगा, फिर धीरे धीरे उस मुद्दे पे आ जाऊंगा जो मुझे बताना। मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन पे नहीं आऊंगा, मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे भी नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं जी हम इस दुनिया के अंदर, या आज आप भी एसीसी कर रहे हैं, यू नो, आप कई बार चेक करते होंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु हैव जॉइंड एसीसी वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया एंड हाउ मेनी हैव पास्ड। So you can calculate how much of them are male and how much of them are female, how much of them are doing along with BCom or they have
क्लियर बीकॉम, इट मींस देयर कैन बी सो मेनी एस्टिमेशंस। आप अलग अलग तरह की एस्टिमेशन के बेसिस पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इट मींस हम ये पूरी दुनिया की बात करें तो नंबर्स पे हम खेल रहे हैं। तो मैं आपसे आज यही बात बताने वाला हूं कि स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स के साथ प्ले करेंगे। हम हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, डाटा दिया होगा, और उस डाटा के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई नाइजीरिया से ज्यादा इसी से कर रहे हैं, अफ्रीका से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, लंदन से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, झुमरी तलैया से कर रहे हैं। इफ आई एम अवेलेबल विद द नंबर्स, आई कैन डू ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ दोस नंबर्स, एंड दैट इज बीइंग टोल्ड टू मी विद हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हमने सबसे पहले क्या निकाला, दैट व्हाट आई मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी। वी हैव सीन दैट हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, मीन कैसे निकालें। बेटे आपसे कोई पूछता है कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप उसको एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं बताते, आप ऑन एन एवरेज बताते, क्योंकि ये दुनिया ही ऑन एन एवरेज पे चल रही है, ये दुनिया मीन पे चल रही है, ये दुनिया म्यू पे चल रही है, ये दुनिया नॉर्मल कर्व पे चल रही है। तो आप उसको एवरेज बताते हो कि मेरे ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मीन, कहीं ना कहीं एक्स बार, कहीं ना कहीं म्यू, कहीं ना कहीं आपने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। मैं बताऊंगा हाउ यू हैव यूज्ड प्रोबेबिलिटी। कि आपने सोचा कि 75 नंबर आने के इतने चांस हैं, 60 नंबर आने के इतने चांस हैं, 50 नंबर आने के इतने चांस हैं, ऑन एन एवरेज मेरे इतने नंबर तो आ जाएंगे। तो जाने अनजाने में आपने प्रोबेबिलिटी यूज की। और बेटे हो भी क्यों ना, क्योंकि हम फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी आर नॉट अवेयर कि होगा क्या, क्योंकि अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, क्योंकि पता नहीं था कि कोविड भी आएगा। आज कोविड को गए हुए 3 साल हो गए, हमें क्या पता था कि और कोई वायरस आएगा या नहीं आएगा। इट मींस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, प्रोबेबिलिटीज लगानी पड़ती हैं, अनुमान लगाना पड़ता है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं, और ऊपर लिखा मैंने स्टैटिस्टिक्स, फिर लिखा मैंने प्लेइंग विद नंबर्स। मैंने 2 घड़े बना दिए, मैंने कहा जी इसमें भी नंबर्स हैं, इसमें भी नंबर्स हैं, यहां भी नंबर्स हैं, यहां भी नंबर्स हैं, बड़े सारे नंबर्स हैं जी। और इन नंबर्स के साथ हम जब प्ले करेंगे तो वी विल कैलकुलेट मीडियन, वी विल कैलकुलेट मोड, वी विल कैलकुलेट मीन, वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हम उनके बीच का अंतर भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम उनके बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज मेजर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये चैप्टर्स आपके कोर्स में नहीं है। मैंने कहा जी स्टैटिस्टिक्स में शायद आपने नाम सुने हो, बट आज हम इनका थोड़ा बहुत यूज करेंगे और अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी कमर सीधी करके 2 घड़े बनाइए और हेडिंग लिखिए स्टैटिस्टिक्स, मेरी कहानी मुंह जबानी। Today I will be telling you a new tool with the help of which we can calculate, we can incorporate the risk involved in that project. बिकॉज उस कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में मेरा और कितना रिस्क है, आज हम दूसरे नजरिए से देखेंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से देखेंगे और उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिक्स, प्लेइंग विद नंबर्स, 2 घड़े बना दिए। एक घड़े के नीचे लिखा मैंने सेट ऑफ नंबर्स, और उसमें लिखा मैंने एवरेज, मीन, मीडियन, मोड। कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोरिलेशन। So these are the different numbers. These are the different figures, और this is the analysis which we will be doing. कि भाई इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इनकी प्यार है या लड़ाई है, तो हम आर निकालेंगे। अच्छा लड़ाई है तो हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा इसका एवरेज कितना है और इसका एवरेज कितना है, हम ये कैलकुलेट करेंगे। इट मींस मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ स्टैटिस्टिक्स की कुछ बातें करूंगा, एंड देन वी विल एनालाइज दैट, और उसके बाद हम उसको अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो मैं जैसे आपसे कहता हूं कि आपको ये टूल्स करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम सुना होगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मोड कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी लिख रहे हैं इस समय, आप अच्छे बच्चे हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का दूसरा नाम है डेविएशन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का दूसरा नाम है डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। वी विल कैलकुलेट दैट कि डिफरेंस कितना है मेरी बात में और आपकी बात में, कितना डिफरेंस है। मैं जितनी बात कहता हूं कि आप उतनी बात वैसे ही समझ पाते हैं, तो वी विल सी कि नहीं समझ पा रहे तो कितनी बात नहीं समझ पा रहे।
और थर्ड इज मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप इन विच वी विल बी कैलकुलेटिंग आर एंड कोवेरियंस, मतलब हम रिलेशनशिप दो के बीच में कैलकुलेट करेंगे। बेटे कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर जो पास्ट में हुआ, जो चाइना ने पास्ट में किया, तो हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे और उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे एक छोटे से बच्चे को का अगर आपको सिक्स, सेवंथ, एट्थ, फिफ्थ, 9, 10th के रिजल्ट पता चल जाए, मार्क्स पता चल जाए, तो ऑन एन एवरेज आप उसके 11th और 12th की एस्टिमेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि कहते हैं जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो दोबारा आता है, दोबारा दोहराया जाता है। तो आई विल बी यूजिंग दोज नंबर्स। तो मैं आज इस कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में जो नई टेक्निक बताने वाला हूं, जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि भूतकाल कैसा था, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या थी, क्या क्या हुआ, और फ्यूचर में यही बात होने की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं जी मेरी कहानी का। मेरी कहानी मुंह जुबानी, मैं धीरे धीरे अपने मुद्दे पे आता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आज प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बतानी है, मुझे आज डिसीजन ट्री बताना है, मुझे आज डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज बतानी है। तो पहले प्रोबेबिलिटी से समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कुछ भी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं संभावना। प्रोबेबिलिटी इज अ संभावना एंड इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। एक चीज होने या एक चीज ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आप हिंदी में भी लिखेंगे तो लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा। जैसे आप पेपर देकर आए F9 का और आपसे पूछा किसी ने कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, आपने कहा जी 70% पॉसिबिलिटी है कि मैं पास हो जाऊंगा। इट मीन्स पास होने की संभावना 70% है और फेल होने की संभावना 30% है। तो आप लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, होने की संभावना और ना होने की संभावना। जब मैं कहता हूं कि 70% होने की संभावना है, तो इसका मतलब 30% ना होने की संभावना है, सीधी सी बात। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज दो तरह की हो सकती है। आप लिखिए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, आप लिखिए इसको। तो प्रोबेबिलिटीज कैन बी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज कैन बी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है सर। अब प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम काफी कैलकुलेशन, एस्टिमेशन और फ्यूचर का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इफ यू आर अवेलेबल विद द मार्क्स और इफ यू आर अवेलेबल विद द बिहेवियर, जॉइंट फैमिली में हम देखते हैं कि किसी मेंबर का क्या बिहेवियर है, तो वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मान लेते हैं किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये वहां जाकर ये काम ऐसा गलत करेगा। इट मींस वी कैन एस्टिमेट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट and we cannot estimate 100% sure, so we will be using the help of probability analysis. मैंने एक एग्जांपल और लिया बड़ा प्यारा सा कि भाई एक सुसाइड बॉम्बर है। अब सुसाइड बॉम्बर को पता है कि मैं अभी कुछ देर के बाद मैं खुद भी मर जाऊंगा, तो सुसाइड बॉम्बर एकदम थोड़ी बनता होगा। उसके पास इवेंट्स को अगर हम देखें, उसकी एजुकेशन को देखें, उसके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ उसको देखें, तो आप देखेंगे सभी इवेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एक दिन में कोई भी सुसाइड बॉम्बर नहीं बन सकता, टेररिस्ट नहीं बन सकता। इट मींस इट हैज द रिलेशनशिप इन द पास्ट एंड ऑल द इवेंट्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने आज आपके सामने अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है सिनेरियो एनालिसिस।
कोविड-19 की अभी वैक्सीन आई नहीं थी, अभी तो हो गए 3-4 साल कोविड वैक्सीन आए हुए, हम सबने लगवा भी ली। बट उसके जैसे ही अभी कोविड शील्ड या कोविड वैक्सीन आई थी, तो हमने सिनेरियोज देखने शुरू किए कि भाई अगर ये बिल्कुल हमारा एग्जाम्पल ठीक रहा, ये वैक्सीन ठीक रही, तो कितने लोग ठीक हो जाएंगे, अगर दिक्कत आई तो कितने लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, और मोटा मोटी ऑन एन एवरेज क्या होगा। इट मीन्स आप कोई भी चीज को देखें, यू ऑलवेज डू सिनेरियोस। आपके माइंड में कहीं ना कहीं इंटरनल टॉक चलती रहती है कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो। इट मीन्स आप अपने माइंड से सिनेरियोस को बना रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने से पहले यही बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली में व्हेन वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, कहीं ना कहीं वी यूज सिनेरियो और उसकी प्रोबेबिलिटी कि बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया हो गया, आपने एसी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली, आपकी बिग 4 में जॉब भी लग गई, और आपको बड़ी जल्दी इंक्रीमेंट मिल गया, आपकी मैरिज भी हो गई, आपको गाड़ी भी मिल गई, और आप लंदन में शिफ्ट भी हो गए। ऐसा हो सकता है, तो दिस कैन बी सिनेरियो। अब इसके सिनेरियो के होने की पॉसिबिलिटी कितनी हम देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, रामलाल की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, कि उसने 10 बार पेपर दिए, एफ पूरा ऐसी से क्लियर ही नहीं हुआ, अभी टाइम लग रहा है, उसको बिग 4 में जॉब भी नहीं मिली, उसके बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में जॉब मिली, फिर उसने पेपर दिए, फिर उसके बाद पास तो हुआ लेकिन फिर इंक्रीमेंट नहीं मिला, मैरिज भी नॉन एसी से लड़की से हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट भी ज्यादा नहीं मिला क्योंकि उसका पास से ठीक नहीं था। दिस कैन ऑल्सो बी सिनेरियो। और आई कैन ऑल्सो से कि भाई ना तो अच्छा, बहुत अच्छा, ना बहुत गंदा, बीच का तो होगा, बीच का। दैट इज मोस्ट लाइकली। इट मीन्स आप हमेशा अपने माइंड में कल्टीवेट करते हैं कि what can be the different types of scenarios, and generally we can say that there are 3 types of scenarios. One is optimistic scenario, positive scenario, second is negative scenario, and the third is most likely on an average scenario. I think आप समझ रहे हैं। तो आप इसको पहले लिखें, फिर मैं आपको और बताऊंगा। बेटे बड़ा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। एनपीवी एंड आईआरआर जो भी आपने अभी तक कैलकुलेट किया, because we have seen that NPV is a major decision criteria. On the basis of NPV we can say that whether this project is to be accepted or not. तो NPV कैलकुलेट किया, IRR कैलकुलेट किया। अब मैं अभी क्या करूंगा, इन रिस्क अनसर्टिनिटी चैप्टर नंबर 6 में जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं ये करूंगा कि प्रोजेक्ट वही होगा, आउटफ्लोज भी वही होंगी, इनफ्लोज भी वही होंगी, डिस्काउंटिंग रेट भी वही होगा, बट मैं उसको 3 सिनेरियोज में लेकर जाऊंगा कि अगर आउटफ्लोज कम से कम हो गई, हमने सोची थी 10 लाख मिलियन होंगी, 10 मिलियन डॉलर्स होगी, बट आउटफ्लोज 9 मिलियन डॉलर्स हो गई। अच्छा, इनफ्लोज कुछ ज्यादा अच्छी हो गई, हमने सोचा था 1 लाख डॉलर्स होंगी पर एनम, 1,50,000 डॉलर्स हो गई। इट मीन्स मैं हर चीज में पॉजिटिव हो जाऊं, अगर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज हो गई, प्रॉफिट्स मेरे बढ़ गए, तो फिर उस केस में मेरी मैक्सिमम एनपीवी कितनी आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, एनपीवी और आईआरआर को 3 सिनेरियोज में निकालूंगा, बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो एंड बेटर सिनेरियो ऑन एन एवरेज सिनेरियो। तो आप लिखेंगे एनपीवी एंड आईआरआर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज एनालाइज अंडर सीरीज ऑफ स्पेसिफिक सिनेरियोज। पहला ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, सेकंड इज मोस्ट लाइकली सिनेरियो, एंड द थर्ड इज पेसिमिस्टिक सिनेरियो। 3 सिनेरियोज की बात कर रहा हूं, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, most likely scenario and pessimistic scenario. Optimistic scenario, most likely scenario and pessimistic scenario. मैं pessimistic बोलूंगा, नेगेटिव हो गए आप, सब कुछ खराब हो गया, अगर ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या फिर कितनी एनपीवी आएगी। और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक्सेस, आपकी थॉट में मार्वलेस थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग कुछ अलग ही है, सब कुछ बढ़िया होगा, तो फिर कितनी एनपीवी होगी और ऑन एन एवरेज कितनी होगी। इट मींस हम क्या करेंगे, एनपीवी आईआरआर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होने की संभावना देख लेंगे, मोस्ट लाइकली होने की संभावना देख लेंगे, और पेसिमिस्टिक होने की संभावना वी विल कैलकुलेट। और जनरली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहां पर आती है क्योंकि ये रियलिटी के ज्यादा पास है, ये सच्चाई के ज्यादा पास है, ये सच के ज्यादा पास है, सच का सामना। मोस्ट लाइकली इज अ बेटर वे, यू नो, बट स्टिल वी विल सी टू दैट। तो आप जैसे मैं आपके सामने अभी कुछ और कहना चाहता हूं, आप लिखेंगे तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। इन केस ऑफ सिनेरियो एनालिसिस, द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, भाई मुझे वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और मैं अनसर्टेनिटी सिचुएशंस में भी देख रहा हूं जो मेरे मन में नेगेटिविटी आती रहती है। आप देखिए आपके मन में हमेशा इनसाइड थॉट्स चल रही हैं और वो नेगेटिव ही होती हैं, ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर क्या, फिर ये, और आप अपने आप ही आंसर देते रहते हैं, अपने आप ही क्वेश्चन करते रहते हैं।
वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आई विल कैलकुलेट द एनपीवी एंड द आईआरआर, और उसके बाद अनसर्टेनिटी पोजीशन में मैं देखूंगा वेदर आई शुड एक्सेप्ट इट और नॉट. फॉर एग्जांपल एसीसी एग्जामिनेशन की बात करें तो there can be three scenarios. I have just given the example: optimistic scenario, pessimistic scenario, and most likely scenario. This is a optimistic scenario, this is most likely scenario, and this is a pessimistic scenario. ठीक है जी. In case of scenario analysis, the decision ये optimistic आ गया. ठीक है, आगे चल रहे हैं. चलिए जी, कहानी शुरू हो गई. अभी तक जो भी मैंने बताया था लोहा गर्म करने के लिए बताया. मैं अब जो भी बताऊंगा डायरेक्टली कैप्लन और बीबीबी से बताऊंगा F9 के लिए, क्योंकि अब आपको बात जल्दी समझ आएगी. इसका मतलब आप फ्यूचर में सर्टेन नहीं है, आप फ्यूचर में अलग अलग सिनेरियोज देख रहे हैं, आप फ्यूचर की अनिश्चितता को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. इट मींस मैं ये भी कह सकता हूं ना कि फ्यूचर में मेरी कैश इनफ्लोस, आउटफ्लो तो फ्यूचर में होती नहीं, वो तो जीरो पीरियड में होगी. तो ज्यादा डर मुझे किस में लगेगा? इनफ्लोस में. मैं ये भी सोच सकता हूं कि फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो कैन बी दिस और दिस और दिस एज पर द थ्री सिनेरियोज. अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कैश इनफ्लो इतनी होगी, और सब कुछ गंदा रहा तो कैश इनफ्लो इतनी होगी, और अगर मीडियम रहा तो कैश इनफ्लो इतनी होगी. इट मींस आई कैन कैलकुलेट ऑन एन एवरेज हाउ मच इज द कैश इनफ्लो, एंड आई कैन असाइन द प्रोबेबिलिटीज. तो मैंने वही लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू is weighted average of all possible outcomes. जो आपके मन में आता है, वो जितनी भी आउटकम्स आपके मन में आती हैं, मैं कहता हूं जी, इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एज पर द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स. और फॉर्मूला सिंपल है, सिक्स क्लास से करते आ रहे हैं. सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी, कोई मुश्किल तो है भी नहीं. सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. बेटे अभी हम बड़े सारे क्वेश्चंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के करेंगे, एक छोटे से नॉर्मल कंसेप्ट से कोई घबराना नहीं है. आइए, पी का मतलब लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम. प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम मतलब होने की संभावना अपॉन टोटल संभावना, एंड एक्स का मतलब लिख लीजिए वैल्यू ऑफ आउटकम. तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, मोस्ट लाइकली आउटकम, मोटा मोटी मोस्ट लाइकली आउटकम. मैं आपको ये सारी बातें और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है, और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 भी आज ही करेंगे. बेटे 3 क्वेश्चंस करेंगे, और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी और डिसीजन ट्री भी बिल्कुल समझ आ जाएगा. आप निकालिए कैप्लॉन, कैप्लॉन निकालिए बेटे, उसी से करेंगे सीधा. देखो जी, मैंने तो कैप्लॉन निकाल भी दिया. सर आपने निकाल दिया? हाँ, देखो जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5, आज हम 5 को करने जा रहे हैं. अच्छा सॉरी, 4 को, 4, 5 और फिर 6. ठीक है, 4 निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यूज दी हुई. बेटे मैंने तो आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 4 निकाल भी लिया है. अब मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से निकालें और हम इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले, और फिर इसका वर्किंग नोट बनाएं, फिर आगे चलें. अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $460,000. एक कंपनी इन्वेस्टमेंट का सोच रही है $460,000 इन अ नॉन करेंट एसेट, मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट. ठीक है सर, एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज, जिससे हमें कैश इनफ्लो आ जाएगा. बेटा ये कैश इनफ्लो गिवन है, इसका मतलब इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, और कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन. जो करना सब कर करा दिया, कैश प्रॉफिट है जी, सीधी सी बात. ठीक है सर, टू मीट नेक्स्ट 5 years, आने वाले 5 सालों के लिए बताया. अनफॉर्चुनेटली the annual cash flows from the investment are uncertain. बेटे अनफॉर्चुनेटली गए तो फॉर्चुनेटली होता है कि जो भविष्य वो सर्टन होता ही नहीं है. 100% श्योरिटी से आप कह ही नहीं सकते, दे आर ऑलवेज अनसर्टेन. बट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। बेटे जब भी प्रोबेबिलिटी दिया हो, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की गिवन हो, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। तो 50,000 इनफ्लोज भी हो सकती हैं, 30% की संभावना है। 1 लाख हो सकती हैं, 50% की चांस है। 1,50,000 की इनफ्लो हो सकती है, 20% की चांस है। और अगर आप देखें तो सिग्मा पी हमेशा टोटल ऑफ 1 आता है। बेटे क्वेश्चन करना एक अलग बात है, क्वेश्चन को पढ़ना समझना पहले वो अलग बात है। कैप्लन बीबीबी आपको क्वेश्चन थोड़ी समझाते हैं। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू सेल। वो कहते हैं कि 5 साल के बाद उसी एसेट को जिसको आपने 4,60,000 में खरीदा था, उसको हम 40,000 रुपए में कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैसे मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं अलग से हम चैप्टर 15, 16, 17, 18 जब करेंगे तो बताऊंगा। वैसे अभी तक के लिए मान लीजिए इट इज अ प्रेजेंट फैक्टर, इट इज अ टाइमली फैक्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5%। शुड द इन्वेस्टमेंट बी अंडरटेकन, क्या इन्वेस्टमेंट को लेना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं। आराम से। मैं भूपेश आनंद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेके चल रहा हूं अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स की तरफ, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किया है। मैंने लिखा दोस्तों, फ्रेंड्स, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ टाइमलाइन और अ वर्किंग नोट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टाइमलाइन प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है सर। जैसे मैंने आपके लिए समय की रेखा बनाई, T1, T2, T3, T4, T5, अब जो भी डाटा आपने पढ़ा उसको वहां पे लिख देंगे। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका वही हो गया। आप घबरा जाते हैं ना बड़े क्वेश्चन को देखकर। नो नीड टू वरी यार। देखिए, इन T0 आई हैव रिटन दैट 4,60,000 विल बी माय आउटफ्लो, एंड इन T1, T2, T3, T4, T5 आई विल बी हैविंग इनफ्लोस। आई विल बी हैविंग इनफ्लोस। मेरी इनफ्लोस होंगी, लेकिन वो इनफ्लोस ना मेरे को 3 दी हुई हैं। 15,000 भी हो सकती है, या मेरे को 3 दी हुई हैं। 3 मतलब मैं एक बार अपने सामने आपके सामने वो क्वेश्चन खोल लूँ, सो दैट कि आपको लॉजिकली बता पाऊँ। हार्ड कॉपी बार बार फिर वहाँ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक सेकंड में मैं अपनी कैप्टन को भी ओपन कर रहा हूँ। 50,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस 30% है। तो 50,000 इंटू 3, बेटे मुंह जबा नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स आई हैव कैलकुलेटेड, आई वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब भी आपको प्रोबेबिलिटीज दी हो, आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए। तो 50,000 50,000 इंटू 30% प्लस 1 लाख भी हो सकती है, उसके चांस है 50%। तो 1 लाख इंटू 50%, और 1,50,000 भी हो सकती है, इसके चांस है 20%। ये मैंने 20% लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें अगर आप इसको, कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, मोस्ट लाइकली क्या आती है। जैसे मैंने बताया, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसकी भी नहीं होती, उसकी भी नहीं होती, ज्यादा मोस्ट लाइकली होती है। लेकिन इससे आपने फंसना नहीं है, मैं तो खाली समझाने के लिए बताया। तो मैंने इसका एवरेज करा जी, ये फॉर्मूला लगाया, और ये आपके सामने आ गया 15, ये 50, ये 30, 50 और 30 80, और ये 95, ये आ गया जी 95,000 रुपीज की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एनपी कैश इनफ्लोज होंगी। इस कैश इनफ्लो का नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। दीज आर नॉट एक्चुअल कैश फ्लोज, बिकॉज आई हैव यूज्ड द वर्ड प्रोबेबिलिटी, सो दीज आर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आराम से दोस्त, मैं फिर रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन कम कर लेंगे यार। एग्जामिनेशन की ज्यादा बेटर हो पाएगी अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से स्टेप से किया। बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब हम आ रहे हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज में, और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज को मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 करके बताऊंगा आपको। आइए जी, टेस्ट योर सेल्फ एंड क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ समझ आ जाएगा। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ इस तरह से बता दूंगा कि आपको लॉजिकली खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप सब आ जाए। एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस अपने आप देख लेना, मैं ये नहीं करा रहा सर, मैं मेन चीज बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज मत देखिए, मैं आप सीधा क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हाट आई मीन बाय ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, एंड यू गेट द जॉब इन बिग 4। एंड का मतलब होता है इनटू, प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है इनटू। ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इवेंट ए भी हो जाए एंड इवेंट बी भी हो जाए।
गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये भी और ये भी एंड ये भी, इसका मतलब इनटू, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए ध्यान से देखेंगे। अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड कैश फ्लोस, एस्टिमेटेड है ये। अच्छा वैसे एक चीज मैं बताऊं, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में कैश फ्लोस एस्टिमेटेड ही थी। वो चांस की बात उन्होंने लिखा नहीं था, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग रिस्क अनसर्टेनिटी, तो इसलिए हम जान के एस्टिमेटेड लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रिस्क अनसर्टेनिटी के पॉइंट से देखना है। इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोबेबिलिटीज, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दी हुई है ऑफ ईच प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोस। अच्छा ये कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, पहली बात कैश फ्लो गिवन है, दूसरी बात वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स और उसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है जी, इनटू एस्टिमेट्स, ठीक है, ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2, प्रेजेंट कैश फ्लोस एंड प्रोबेबिलिटीज, प्रेजेंट कैश फ्लोस एंड प्रोबेबिलिटीज, मतलब 1 लाख कैश फ्लो हो सकती है ईयर 1 में, उसका चांस है 20%। 2 लाख भी हो सकती है, उसका चांस है 80%। आप चेक करिए टोटल 1 ही आ रहा है। अच्छा 2 लाख भी हो सकती है, उसका चांस है 30%, और 3 लाख भी हो सकती है ईयर 2 में, उसका चांस है 70%। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बेस्ट सिनेरियो क्या है, मैं कहूंगा जी ईयर 1 में 2 लाख का होना और ईयर 2 में 3 लाख का होना। और आपसे पूछूं मैं वो सिनेरियो क्या है, ईयर 1 में 1 लाख का होना और ईयर 2 में 2 लाख का होना। तो प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट $4 लाख, पेबल इन फुल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो तो हमें पता ही है जी, आउटफ्लो हमेशा हम स्टार्टिंग में ही देते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग फिगर्स, आराम से। अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फॉर अ प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेटिंग, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, फोटो बनाइए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, आप आराम से पढ़िए दोस्त, मैं 1 सेकंड के अंदर आता हूं। और नीचे देखिए क्या लिखा है जी, कैलकुलेट द फॉलोइंग फिगर्स, द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा हम हमेशा जो कैलकुलेट करते हैं वो मीन ही होती है, आप खाली मीन बोल दें, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दें ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लोस इन ईयर 1, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी है जी। 1 लाख इंटू 20% प्लस 2 लाख इंटू 80%, तो 20,000 जमा 1,60,000, 1,70,000 आंसर भी आ गया जी। द मीन एक्सपेक्टेड प्रेजेंट कैश फ्लोस, तो खाली कैश फ्लोस की बात कर रहा है, तो 2 लाख इंटू 30 60,000 प्लस 2, तो 2,70,000 आंसर भी आ गया जी। द मीन एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी सिंपल है, एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, अभी देख लेते हैं मीन क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैविंग अ नेगेटिव एनपीवी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ इन्वेस्टमेंट ऑफ हैविंग जीरो एनपीवी। मैं पूरा क्वेश्चन आराम से कराऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, घबराना नहीं है। ईयर 1 एक से ज्यादा ईयर्स हो, ईयर 1 ईयर 2 अभी हम देख लेंगे, कोई घबराने की बात है ही नहीं। तो मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूं, पहले आप इसकी टाइमलाइन बनाइए जी। ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। ईयर 1 में
1 लाख रुपए की इनफ्लो हो सकती है या 2 लाख की भी हो सकती है। 1 लाख होने की 20% चांस है, 2 लाख होने के 80% चांस है। ईयर 2 में 2 लाख होने के 30% चांस है, 3 लाख होने के 70% चांस है। कैश आउटफ्लो 4 lakhs, कैश आउटफ्लो 4 lakhs। आई थिंक ये क्वेश्चन पढ़ा और हमने इसको टाइमलाइन में बनाया। फिर मैंने नीचे लिखा मीन इज इक्वल टू एवरेज एंड एवरेज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ दिस सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी। आई थिंक ये तो हमने वैसे ही ओरली कर लिया था। 1 लाख इंटू 20% प्लस 2 लाख इंटू 80% इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये आ गया था जी 20,000 और ये आ गया था जी 1,60,000 और ये आ गया था जी फर्स्ट ईयर का आंसर आपने निकाल लिया 1,80,000। ठीक है सर। अब सेकेंड ईयर का भी इजी है जी, ईयर 2 का भी इजी है। कैसे? 2 लाख इंटू 30% प्लस 3 लाख इंटू 70%, 2,70,000। अब जब 2 साल दिए हो ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? आइए देखें। हमें क्या करना पड़ता है, 2 साल का मतलब है कि इस बार भी और दूसरी बार भी, मतलब आपको एक फोटो प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि फर्स्ट ईयर में अगर ये होगा और सेकंड ईयर में भी ये होगा, तब आप इसका क्या कर सकते हैं, एनपीवी निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो मैंने लिखा, पहले लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। expected value of investment is equal to expected NPV of investment. Expected value of inflows minus expected value of outflows. I think हमें पता ही है कि expected NPV कैसे निकालते हैं। Expected NPV is equal to expected value of cash inflows माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अच्छा, अब ये 4,50,000 रुपए है, ठीक है जी, और ये 4 लाख है। अभी हम ये देखेंगे कि 4 लाख कहां से आया। 4,50,000 तो सिंपल ही है, वी हैव सीन दैट कि हमने जीरो पीरियड में, अच्छा 4 लाख तो सिंपल ही है कि हमने 4 लाख रुपए की आउटफ्लो की है। अब हमें ये चेक करना है कि हमने ये 4,50,000 रुपए की इनफ्लो कैसे निकाली है। दैट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो? आप देखो, 1,80,000 प्लस 2,70,000, 1,80,000 प्लस 2,70,000, तो ये आ गया जी 4,50,000। दैट फिगर आई हैव यूज्ड 4,50,000, 50,000 आ गया। लेकिन अगर आपको थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर करना है कि व्हेन योर एनपीवी इज नेगेटिव एंड व्हेन योर एनपीवी इज जीरो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस और करनी पड़ेंगी। मैं फिर रिपीट करता हूं जी। मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट हमने कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया, लेकिन ये डी और ई ये क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैविंग अ नेगेटिव एनपीवी and the probability of investment having a zero NPV, having a negative NPV and having a zero NPV, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्री बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री। जिसको हम क्या बोलते हैं जी? डिसीजन ट्री। वो बात मैंने आपको समझानी है कि वो डिसीजन ट्री कैसे बनेगा। तो आप सभी पहले मेरे साथ साथ चलें और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा देखें। मैं एक डिसीजन ट्री बना चुका हूं। देखिए, आप यहां खड़े थे, फर्स्ट ईयर है ये भी ईयर 1 है, ये भी ईयर 1 है। ईयर 1 में 1 लाख की इन्फ्लोज हो सकती है, इसका चांस है 20%। ईयर 1 में 2 लाख की इन्फ्लोज भी हो सकती है, इसका चांस है 80%। अच्छा, जब ईयर 1 में 1 लाख की हो गई तो ईयर 2 में 2 लाख की भी हो सकती है, उसका चांस है 30%। और ईयर 2 में 3 लाख की भी हो सकती है, उसका चांस है 70%। अच्छा, जब ईयर 1 में
2 लाख की होगी तो सेकंड ईयर में 2 लाख की हो सकती है 30%, और 3 लाख की हो सकती है 70%। तो ये है एंड, ये है एंड, एंड का मतलब है इनटू, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटा। तो मैंने क्या किया, खाली जो फिगर्स दी थी उसको एक चित्र में डाल दिया। आपके कैप्लॉन में बीपीबी ने इस तरह से नहीं कराया, आप जब डायरेक्टली करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप डायग्राम के थ्रू करेंगे, इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री, क्योंकि हम इस ट्री के बेसिस पे बड़ी सारी बातें डिसाइड करेंगे। और ये पेड़ जैसे दिख रहा है आपको, ये रूट है, ये रूट है, ये ब्रांचेस हैं। तो मैंने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। मुझे अब देखना पड़ेगा कि किस पाथ में, ये सारे रास्ते हैं, जैसे ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है ना। तो 4 मैंने पाथ नीचे लिख दिए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। तो आप चेक करिए जी, पाथ 1 में 1 लाख रुपए की इनफ्लो होगी फर्स्ट ईयर में, प्रेजेंट वैल्यूज हैं 2 लाख रुपए की इनफ्लोज होगी, प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख रुपए हैं, टोटल 3 लाख की होगी। लेकिन 6% चांस है। कैसे आया ये होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कि भाई 20% इंटू 30%। फर्स्ट पाथ में देखिए 20% इंटू 30%, दैट कम्स टू 6%। मतलब 0.2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.06। तो मैंने उसको यहां पे यूज किया, उसको यहां पे यूज किया 0.06। सिमिलरली पाथ 2 में चेक करिए, पाथ 2 में चेक करिए 20% इंटू दिस। तो आपने चलना है और उस पाथ को देखना है, तब तो जल्दी समझ आएगा। टेबल से करोगे जो कैप्लॉन ने कराया समझ नहीं आएगा। तो 20% इंटू 70 तो 0.14। उसके बाद आ गया जी मैं 2 लाख, 2 लाख का अच्छा 80, थर्ड पाथ 80% और 30% 24%। ये रहा बेटा थर्ड पाथ, यही तो है थर्ड पाथ, ये रहा थर्ड पाथ 0.24%। और फोर्थ पार्ट 0.56%, 0.56 चेक करिए, ये रहा फोर्थ। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप अगर मेरे ढंग से चलेंगे तो आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। अच्छा, ये सभी प्रेजेंट वैल्यूज दी हुई है, इसलिए मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज ही नहीं किया, लिखा हुआ प्रेजेंट कैश इनफ्लोज। तो इस पाथ की तरफ अगर हम देखें, खाली इफ आई गो इन पाथ नंबर 1, अगर मैं पाथ नंबर 1 की तरफ ही रुकूं, तो आप चेक करिए जी, 1 लाख रुपए की इनफ्लो होगी, 2 लाख की होगी, और ये प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख हो गया, और मेरा आउटफ्लो कितना होगा 4 लाख। तो आप ये समझ लीजिए, आपको आपको यहां पर 1 लाख नेगेटिव एनपीवी आ सकती है। ये 18,000 रुपए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इन बोथ द ईयर्स, जब मैं 6% से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी उसको छोड़ दीजिए, पहले बताओ 1 लाख नेगेटिव समझ आ गया। पाथ 2 में देखिए 1 लाख जमा 3 लाख, ये दोनों प्रेजेंट वैल्यूज हैं इनफ्लोज की, तो 4 लाख और 4 लाख ये आउटफ्लो है, जीरो। ये चेक करिए जी, मैंने इसको जीरो कर दिया, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन से रास्ते में, कौन से सर्कमस्टेंस में, कौन से सिनेरियो में जीरो होगा। उसके बाद मैं यहां पर आ गया, यहां पे भी जीरो। और लास्ट में अगर आप चेक करें तो 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख की आउटफ्लो है, 1 लाख का पॉजिटिव। अब बेटे क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि कब पॉजिटिव एनपीवी आएगी, कौन से पाथ में क्या क्या हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। मतलब आप लंदन कब शिफ्ट करेंगे, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एसी से हो जाए और बिग 4 हो जाए, और बिग 4 आपको ट्रांसफर कर दे आउट ऑफ स्टेशन, लंदन जाओ भैया, वहां से ऑडिट करो। तो आप चेक करें जी, मैंने आपके लिए लिखा आंसर क्या आएगा। अब देखिए, ये देखिए दोस्त, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैविंग नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव एनपीवी कब आएगी, नेगेटिव एनपीवी कब आएगी, नेगेटिव एनपीवी कब आएगी, कितनी है नेगेटिव एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी कितनी है 6%। नेगेटिव एनपीवी आने की संभावना क्या है 6%। और जीरो जीरो एनपीवी आने की चांसेस क्या है, जीरो जीरो के 14 और 24, 2 बार आ गया 14 और 24, तो 14 प्लस 24, तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38%। जीरो आने के 38% है। और उसके आने, आप देखिए आप कैप्लॉन वालों ने किस तरह से भयानक रूप से आपके लिए सॉल्व किया है ना।
आपको समझ भी नहीं आएगा और आप अभी इस समय ध्यान से कर भी नहीं रहे। ये देखो, ये मैं आपके सामने आ गया जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने कर दी और उसके बाद आंसर निकाल तो दिया, लेकिन सवाल ये आता है, ये 38% निकाल दिया जो हमने बड़े प्यार तरीके से निकाला, फिर उन्होंने 6% भी कैलकुलेट कर दिया। बट अगर आप आंसर देखेंगे तो 99% आप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे जैसे ट्री बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ, इट मीन्स अगर एक से ज्यादा ईयर हो तो आप ट्री बना के करें, सीधी सी बात है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। हम लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे। एक सिमुलेशन रह गया जो मुझे बताना है, और 2-3-4 क्वेश्चन जो रह गए वो करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।